अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा। मैं हूं फवाद ज़ैदी। और मैं हूं सबा शेख। बुलेटिन में कहेंगे खुशामदीद। सबसे पहले आपको बताएंगे कि स्टॉक मार्केट क्रैश कर गई है। बढ़ती महंगाई, शरह सूद और रिकॉर्ड तिजारती खसारे ने स्टॉक मार्केट बिठा दी। स्टॉक मार्केट 2000 पॉइंट्स की बड़ी मंदी देखी गई है। समा के नुमाइंदे सैयद रिजवान आलम स्टॉक मार्केट में मौजूद हैं, उनकी जानिब चलते हैं। रिजवान, बताइएगा कि वजह क्या बनी स्टॉक मार्केट के क्रैश होने की। स्टॉक मार्केट में सरमायाकार परेशान हैं। स्टॉक मार्केट 2000 पॉइंट से ज़्यादा गिर चुकी है। हमारे साथ मौजूद हैं दो इन्वेस्टर्स हैं, जिब्रान सरफराज, हम उनसे भी जानेंगे, और इकबाल डैडी हमारे साथ हैं, हम उनसे भी पूछेंगे ये गैर मामूली सूरत हाल है मार्केट के लिए। ये क्या हो रहा है मार्केट में? जो टी बिल्स के जो ऑक्शन हुए थे उसमें अनएक्सपेक्टेड जो था वो बढ़ा दिया गया था, जिसका लगता है कि अंदेशा ये है कि आने वाले दिनों में जो मॉनेटरी पॉलिसी है उसमें जो इंटरेस्ट रेट है वो 2% और उससे ज़ायद भी बढ़ सकता है। अगर ये बढ़ता है तो इंडस्ट्री के लिए भी ख़राब है, पाकिस्तान के लिए भी ख़राब है। 0.25 भी बहुत अहमियत रखता है, तो 2% भी मतलब एक तरह से एक तरह से बम फेंका है। तो ये जब तक अगर बढ़ाते हैं, अगर इनको अनचेंज रखते हैं मॉनेटरी पॉलिसी में, तो मार्केट फिर इंशाल्लाह बेहतर हो जाएगी। फाइनेंस मिनिस्टर लास्ट वीक यहाँ आए थे, इन्होंने क्या कहा था कि ये हम सपोर्ट करेंगे, ये करेंगे, वो इंटरेस्ट रेट भी हम उसको कंट्रोल करेंगे और फंड भी आएंगे। ना कोई फंड आ रहा है और 2000 पॉइंट घट गई है। इवन नॉट अ सिंगल पर्सन ऑफ गवर्नमेंट उन्होंने कोई कोई बताई वजह कुछ भी इन्होंने नहीं बताया है, और ये सारा ब्लेम जा रहा है स्टेट बैंक के गवर्नर पर और फाइनेंस मिनिस्ट्री पर। इसके साथ साथ हमने देखा कि नवंबर के जो इन्फ्लेशन के नंबर आए महंगाई के, वो भी तवक्को से ज़्यादा आए। महंगाई तवक्को से ज़्यादा बढ़ रही है। इसके अलावा हमने देखा कि हमारा जो तिजारती खसारा एक महीने का नवंबर में वो रिकॉर्ड सतह पर पहुंच गया, और 14 दिसंबर को मॉनेटरी पॉलिसी है। तो मार्केट के लिए जो है वो काफ़ी सारी नेगेटिव खबरें एक साथ आ गई हैं, और कोई अच्छी खबर अभी मार्केट में नज़र नहीं आ रही है, जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि मार्केट बहुत ज़्यादा डिप्रेस है। जी ठीक है, अपडेट करने के लिए शुक्रिया रिजवान। मुआशी तज्जियाकारों का कहना है कि 72 साल में ऐसी सूरत हाल कभी नहीं हुई। शरह सूद में मजीद इजाफे का खदशा और इम्पोर्ट एक्सपोर्ट में आने वाला फर्क सरमायाकारों को पीछे हटने पर मजबूर कर रहा है। हुकूमत को चाहिए कि मिनी बजट ले आए। गैर यकीनी खत्म करने के लिए हुकूमत को जल्द फैसले करने चाहिए। टी बिल्स के रेट्स जो है काफी ऊपर हुए हैं। काइबोर उसमें भी काफी ज्यादा जो है वो इंक्रीज हुआ है। तो रेट्स जो है वो शरह सूद जो है वो डबल डिजिट्स में पहुंच गई है सेकेंडरी मार्केट की, जैसे ही शरह सूद बढ़ा है। तो आगे ये लग रहा है कि शरह सूद में शायद मजीद इजाफा हो। फिर साथ में जो करंट अकाउंट है, यानी कि हमारे इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट का जो फर्क है वो बहुत ज्यादा बढ़ गया है एक महीने में। फिजिकल साइड पे जो है गवर्नमेंट ने अभी अनाउंस किया था मिनी बजट, वो अनाउंस किया जाएगा। वहाँ पे जो डिसीजन है उनको फौरन ले लेना चाहिए, ताकि एक पेन है तो एक मरतबा में वो चीज़ हो जाए, और उसके बाद आईएमएफ प्रोग्राम फौरन से हम आईएमएफ के साथ ऑनबोर्ड हों, वो एक सर्टेनिटी दे सकता है। जो मार्केट के पार्टिसिपेंट्स हैं इक्विटी मार्केट में, जब भी इंटरेस्ट रेट बढ़ता है वो उनके लिए एक नेगेटिव न्यूज होती है। मैक्रो इकोनॉमिक सिचुएशन को इम्प्रूव करने की जरूरत है। इसमें गवर्नमेंट को जो है वो यूरो बॉन्ड और सुकूक रेज करने की कोशिश करनी चाहिए, ताकि वो जो एक्सचेंज रेट में शॉर्टेज होती जा रही है, जो जो रिजर्व्स में जो कमी होती जा रही है, उसको एड्रेस किया जा सके, नंबर वन। और इसके अलावा जो इम्पोर्ट है उसको जो है वो काउंटर करने की कोशिश करनी चाहिए। किसी तरीके से लग्जरी जो भी इम्पोर्ट्स हो रही हैं उनको बहुत ही इमीडिएटली उनके ऊपर स्टेप्स लेने चाहिए कि उनको कर्टेल किया जाए। इस वक्त वो हालत है आपकी इकोनॉमी की जो पिछले 72 सालों में कभी हमने नहीं देखे, बात सिवाय एक कुछ पीरियड के जो 2010-2011 में। हमें डिसाइड करना पड़ेगा कि क्या आईएमएफ का प्रोग्राम हमारे लिए अच्छा है कि नहीं। और अगर आईएमएफ का प्रोग्राम हमारे लिए अच्छा नहीं है तो हमें इनको खैराबाद कहना पड़ेगा। माजी में भी हमने इनको कहा। आपकी जियो पॉलिटिकल सिचुएशन इस वक्त आपको इस बात की इजाजत शायद ना दे कि आप इसको आप खैराबाद कहें, मगर फिर भी आपको ये सोचना होगा लॉन्ग टर्म में कि क्या आज कोई आप ऐसा स्टेप लेना चाह रहे हैं कि जो आइंदा नस्लें इससे कुछ फायदा उठा लें और थोड़ा हम अपने पेट पे पत्थर बांध लें। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मोहम्मद जुबैर ने स्टॉक मार्केट का भट्ठा बैठने का जिम्मेदार हुकूमत को ठहरा दिया है। समा से गुफ्तगू करते हुए बोले, गैर यकीनी सियासी सूरत हाल और बैड गवर्नेंस के अलावा शरह सूद में इजाफे की वजह भी सरमायाकार इस वजह से भाग रहा है। सबसे बड़ी वजह ये होती है कि इन्वेस्टर्स जो हैं वो भाग रहे हैं, और सबसे ज्यादा तेजी से फॉरेन इन्वेस्टर्स जो हैं वो भाग रहे हैं, क्योंकि पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी है, इंटरेस्ट रेट्स हाई हो गए हैं, करेंसी डीवैल्यू हो रही है। जिन शराइत पर हमने आईएमएफ के साथ नेगोशिएशंस किए हैं और जिन शराइत पर हमने सऊदी अरेबिया के साथ लोन लिया है,
तो वो इतने खराब कभी शराइत पाकिस्तान की क्या दुनिया की तारीख में किसी मुल्क ने नहीं किए होंगे। परफॉर्मेंस नहीं है, गवर्नेंस नहीं है, इश्यूज पेंडिंग पड़े हैं, फैसला साजी नहीं है, प्राइवेटाइजेशन कोई नहीं हो रही है, रिस्ट्रक्चरिंग कोई नहीं हो रही है। तो ऐसे माहौल में तो जाहिर है खराबी आएगी। इंटरबैंक में डॉलर की कदर में 1 रुपये 7 पैसे का इजाफा हो गया है। इंटरबैंक में डॉलर की मुल्की तारीख की बुलंद तरीन सतह 176 रुपये 55 पैसे पर ट्रेडिंग। ओपन मार्केट में डॉलर 1 रुपये महंगा होकर 177 रुपये 50 पैसे का हो गया। इंटरबैंक में डॉलर की कदर में 1 रुपये 7 पैसे का इजाफा हो गया है। इंटरबैंक में डॉलर की मुल्की तारीख की बुलंद तरीन सतह 176 रुपये 55 पैसे पर ट्रेडिंग हुई। ओपन मार्केट में डॉलर 1 रुपये महंगा होकर 177 रुपये 50 पैसे का हो गया। नस्ला टावर को गिराने की सुप्रीम कोर्ट की डेडलाइन का आज आखिरी रोज़ है। अब तक इमारत की एक मंजिल भी मुकम्मल तौर पर ना गिराई जा सकी। पार्किंग फ्लोर्स और कुछ दरमियानी मंजिलों की सिर्फ दीवारें ही तोड़ी गई हैं। असिस्टेंट कमिश्नर अस्मा बतूल का कहना है कि नस्ला टावर गिराने का 45% काम मुकम्मल कर चुके हैं। पूरी इमारत इसी माह गिरा दी जाएगी। दावा किया कि इमारत को स्ट्रक्चर की शक्ल में ले आए हैं, अब सिर्फ पिलर्स गिराना रह गया है। हम 7 दिनों में काफ़ी हद तक 45% काम कर चुके हैं। जो मेन काम होता है किसी भी बिल्डिंग को गिराने का, उसकी जो अंदरूनी उसको जो खोखला करना होता है, उसकी साइड वाल तोड़नी होती हैं, छतें रिमूव करनी होती हैं, उसको स्ट्रक्चर में चेंज करना होता है, वो हम कर चुके हैं। अब उस काम जो रह गया उसके पिलर्स की कटिंग का रह गया। जब मैनुअल तरीके से कोई चीज़ जो हो रही होती है तो उसमें चैलेंजेस आ रहे होते हैं, तो उसकी वजह से जो अगर हमारा 1 घंटा भी ज़ाया होता है तो वो इम्पैक्ट आता है उसका। मैं आपको एग्जैक्ट टाइमलाइन नहीं बता सकती, बट ये ज़रूर कह सकती हूँ कि इंशाअल्लाह ताला हम दिस मंथ वी विल कंप्लीट। तहरीक इंसाफ गैर कानूनी तामीरात को रेगुलाइज कराने से मुतालिक सिंध हुकूमत के ऑर्डिनेंस मुस्तरद कर चुकी। सिंध असम्बली में अपोजिशन लीडर हलीम आदिल शेख ने कहा है कि ये ऑर्डिनेंस असम्बली को सुप्रीम कोर्ट के मुकाबिल खड़ा करने की साजिश है। गैर कानूनी तामीरात कराने वाले अपना काला धंधा क्लियर कराना चाहते हैं। करप्ट अफसरों के साथ आबाद के बिल्डर्स भी नाजायज तामीरात में मुलव्विस हैं। ये जो ऑर्डिनेंस भेजा गया है सुप्रीम कोर्ट के मुकाबले में असम्बली को, गवर्नर को और पॉलिटिकल सिस्टम को अदालतों के सामने खड़ा करने की एक साजिश है। अपना ये काला धंधा साफ करना चाह रहे हैं। अपनी जो इन्होंने करप्शन की है, जो इन्होंने करप्शन लेकर पैसे देकर गैर कानूनी बिल्डिंग्स करवा दी, अब वो ऑर्डिनेंस के ज़रिए उसको पास कराना चाह रहे हैं। फॉर्मेशन ऑफ कमीशन ये करप्शन का नया दरवाज़ा खुलने जा रहा है। मुरादली शाह ज़मीनों पर जिन्होंने कब्ज़ा किया है वही चोर जो है वही रेगुलराइज करेगा। चोर ही चौकीदार बनेगा, चोर ही जज बनेगा। जिन लोगों ने गैर कानूनी तरीके से ज़मीनें कब्जे कराई वही फैसला करेंगे। फॉर्मेशन सुनिए, बड़ी मज़ेदार है जी। रिटायर्ड जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। रिटायर्ड जज साहब को तो नौकरी मिलती है, वो तो कहेगा भाई मुझसे जान दिल करे ठप्पा लगा दो, मेरी नौकरी, मेरी गाड़ी, मेरा घर, मेरा बंगला, मेरा निज़ाम चलता रहने दो। तो राणा शमीम जैसा रिटायर्ड जज इनको मिल जाएगा। जाहिद कुर्बान अलवी साहब रिटायर्ड जज थे, उन्होंने क्या क्या गुल खुलाया आपको याद है। सर्विंग जज को मैं समझता हूँ इस कमीशन का सरबराह होना चाहिए, चूँकि बहुत सारे ज़मीनों के मामलात अदालतों के अंदर मौजूद हैं। एक चेयरमैन आबाद, अगर 700 बिल्डिंगें गैर कानूनी बन रही हैं, मुझे जवाब दिया जाए गलत गैर कानूनी बिल्डिंग्स कौन बना रहा है। नस्ला टावर के जिम्मेदार बिल्डर भी हैं और अफसरान भी हैं। ये उसको सीधा करना चाह रहे हैं। जो ये लाखों एकड़ के प्रोजेक्ट चल रहे हैं, लगता है कि उनको भी फ़ायदा देने की कोशिश की जा रही है। पंजाब में कोई ऑर्डिनेंस हलाल है तो वो सिंध में कैसे हराम हो सकता है। गवर्नर सिंध पहले ऑर्डिनेंस को पढ़ें और समझें। ये भी देखें कि PTI और MQM के लोग नस्ला टावर और दीगर मामलात पर ड्रामेबाजी करते हैं, लोगों को उकसाते हैं। हम आवाम के लिए कोई कानून लाते हैं तो उसकी मुखालिफत की जाती है। पंजाब हुकूमत ने एक ऑर्डिनेंस जारी किया है जिसमें उन्होंने ये कहा है कि जो 6000 से ज़ायद, उन्होंने इसमें तादाद भी तकरीबन 6000 से ज़ायद इर्रेगुलर सोसाइटीज़ हैं जिनकी रेगुलराइजेशन के लिए कमीशन बना दिया गया है। अब PTI के लिए पंजाब में अगर ये हलाल है तो सूबा सिंध में ये हराम कैसे हो सकता है। तो मैं ये समझता हूँ कि गवर्नर साहब को पहले उसको ऑर्डिनेंस को पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए और फिर उन बातों को याद रखना चाहिए जो इनके लोग जाके वहाँ ड्रामेबाजी करते हैं नस्ला टावर के बाहर खड़े होकर, गुज्जर नाले के पास खड़े होकर जो अदाकारियाँ करते हैं ना, उनको देखना चाहिए
कि बाहर जाकर आप लोगों को उकसाते हैं, जिनके घर टूट रहे होते हैं, कि एहतजाज करो, सड़कों पे आओ, हंगामाराई करो, हुकूमत के ख़िलाफ़ हो जाओ। लेकिन असम्बली में जब हम कोई ऐसा रास्ता तलाश करने की कोशिश करते हैं कि जिनके घरों को बचाया जाए, तो उसकी मुखालफत करते हैं। तो मैं तो सूबा सिंध के लोगों से कहूँगा कि इनको पहचानें, चाहे MQM हो चाहे PTI हो। ये अदाकार हैं, ड्रामेबाज हैं, ये चाहते हैं कि सूबे में बदअमनी रहे, लोगों में बेचैनी रहे, लोगों के घर टूटे ताकि वो सड़कों पे आएँ। इनका मसला ये नहीं है कि लोगों के मसले हल हों। सिंध लोकल गवर्नमेंट तरमीमी बिल के खिलाफ MQM पाकिस्तान ने कराची में एहतजाज किया। DMC सेंट्रल के दफ्तर के बाहर मुजाहिरीन जमा हुए। कुंवर नवीद जमील ने कहा, बल्दियाती बिल तारीख का बदतरीन काला कानून है। MQM ने फैसला कर लिया, जालिमाना निज़ाम की मजीद इताअत नहीं की जाएगी। कानून वापस ना लिया तो शहरी सिंध के अवाम उनसे छुटकारा हासिल कर लेंगे। पंजाब के नए बल्दियाती निज़ाम में एक बार फिर तब्दीली, निचली सतह पर भी जमाती बुनियादों पर इंतखाबात कराने का ऐलान कर दिया गया है। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़ार ने बल्दियाती निज़ाम के मुसवदा कानून में तब्दीली की मंजूरी दे दी है। पंजाब हुकूमत ने पहले मेयर और ज़िला कौंसल की सतह पर जमाती बुनियादों पर इंतखाबात का ऐलान किया था। नेबरहुड कौंसल और विलेज कौंसल में भी गैर जमाती बुनियादों पर इंतखाबात का ऐलान किया गया था। अब तरमीम के बाद ऊपर और निचली सतह पर दोनों इंतखाबात जमाती बुनियादों पर बराह रास्त होंगे। और अभी आपको बताएं कि महंगाई के सताए अवाम के लिए हुकूमत का बड़ा कदम, 2 करोड़ घरानों को सब्सिडी दी जाएगी। वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं, आम आदमी को रिलीफ फराहम करने के लिए हर मुमकिन इक़दाम किए जा रहे हैं। गरीब तरीन लोगों को अशियाए ज़रूरिया पर सब्सिडी दे रहे हैं। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत एहसास राशन प्रोग्राम से मुताल्लिक़ इजलास हुआ। इमरान खान को बताया गया कि 2 करोड़ घरानों को आटे, घी और दालों पर 1000 रुपये की सब्सिडी दी जाएगी। प्रोग्राम रवा माह से मुल्क भर में शुरू होगा। करियाना स्टोर्स की रजिस्ट्रेशन की जा रही है। वज़ीर आज़म ने रजिस्ट्रेशन का अमल मज़ीद तेज़ करने की हिदायत की। इजलास में डॉक्टर सानिया नश्तर, मुशीर खजाना, वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान, मुआविन खुसूसी शहबाज गिल और मुताल्लिका सीनियर अफसरान ने शिरकत की। सदर मुस्लिम लीग नून मियां शहबाज शरीफ ने मिनी बजट को मुस्तरद कर दिया है। कहते हैं कि साबित हो गया है कि कौमी बजट के मौके पर हुकूमत ने कौम से झूठ बोला। कहते थे मिनी बजट नहीं आएगा। इमरान खान न्याजी ने एक और यूटर्न लिया है। मिनी बजट कौमी मईशत के ताबूत में आखिरी कील साबित होगा। मिनी बजट का डट कर मुकाबला करेंगे, मंजूर नहीं होने दिया जाएगा। मौजूदा हुकूमत हर माह महंगाई नाअहली के अपने ही रिकॉर्ड तोड़ रही है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान की बिलावल भुट्टो पर कड़ी तनकीद। कहा, तुम मेरे प्राइम मिनिस्टर को सिलेक्टेड कहते हो। तंबी करते हुए बोले कि बिलावल तुम जरदारी के बेटे हो, भुट्टो का जानशीन नहीं। आइंदा खैबर पख्तूनख्वा आओ तो मुंह संभाल कर बात करना। और बिलावल भुट्टो जरदारी अजीब सी किरदार के लोग हो तुम मेरे प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ बात करते हो। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, जब आते हो खैबर पख्तूनख्वा में तो मुंह संभाल के बात करोगे तुम लोग। मुझे मजबूर ना करो मैं अपना लहजा तब्दील करूं। आपकी जात आपके बाप की तरफ जाती है, माँ की तरफ नहीं जाती। तो आप जरदारी के बेटे हो, तुम भुट्टो के जानशीन नहीं बन सकते। तुम जरदारी के बेटे हो और उस शूर जरदारी के बेटे हो जो सिनेमा में टिकट ब्लैक पे फरोख्त करता था। खैबर पख्तूनख्वा के लोगों का मशकूर हूँ कि इन चोरों को उन्होंने आईना दिखाया, परसों ये दिखाया, करके दिखाया है। बेशरम लोग हैं, कहते हैं महंगाई हो रही है, हम प्राइम मिनिस्टर को भागने नहीं देंगे। सुनो जरदारी के बेटे, न इमरान खान भागने वालों में से है, न तुम्हें हम भागने देंगे इस मुल्क से। इधर ही हम तुम्हारा एहतिसाब करेंगे। जिस तरह एक भागा हुआ है दवाई लेने के खातिर, अभी तक वो नहीं आ सका, न वो आएगा। जब तक इमरान खान इक़्तिदार में होगा, ये चोर यहाँ पर हुकूमत नहीं कर सकते, ये नहीं आ सकते। मुल्क के मौजूदा सियासी सूरत हाल ने अपोजिशन रहनुमाओं को माफिया मांगने पर मजबूर कर दिया है। पार्लियामेंट हाउस के सामने सरकारी मुलाजमीन के एहतजाज से खिताब में लीगी रहनुमा ख्वाजा आसिफ ने कहा, मुल्क जल रहा है और इमरान खान बांसुरी बजा रहा है। अल्लाह ताला हमें माफ़ कर दे, हमें नेक हुक्मरान अता करे।
महंगाई जो है आसमान से बातें कर रही है, रियासत दिवालिया हो चुकी है, आग लगी हुई है सारे मुल्क में, लोग अपने गुर्दे बेच रहे हैं, अपने बच्चे बेच रहे हैं, खुदकुशियों पे मजबूर हो गए हैं और इमरान खान बांसुरी बजा रहा है और मुल्क चल रहा है। आपके हकूक छिन गए हैं, करोड़ों लोगों को बेरोजगार कर दिया है इमरान खान ने। महंगाई के दौर में ये लोग कहाँ जाएंगे? रियासत माँ होती है, इन्होंने अवाम से रियासत का माँ होना भी जो है वो छीन लिया है। अल्लाह ताला हमें माफ करे और नेक हुक्मरान हमारे ऊपर लेके आए। उसका वाहिद हल ये है कि एक शफाफ इंतखाबात हो जहाँ पे आपके वोट की इज्जत हो। महंगाई से आपकी जान छूटने का एक ही जरिया है कि इमरान खान से आपकी जान जो है वो छूट जाए। साबिक सेनेटर मोहम्मद अयूब के इस्तीफे के बाद खाली नशिस्त पर इंतखाबात, मुशीर खजाना शौकत तरीन के कागजात नामजदगी इलेक्शन कमीशन पेशावर में जमा करा दिए गए। मुशीर खजाना शौकत तरीन के कागजात नामजदगी सूबाई वज़रा कामरान बंगश और तैमूर झगड़ा ने जमा कराए। इस मौके पर कामरान बंगश का कहना था कि खैबर पख्तूनख्वा में मुख्तलिफ कबाइल के लोग बसते हैं। शौकत तरीन साहब की जड़ें खैबर पख्तूनख्वा से हैं। ANP ने शौकत अमीरजादा को मैदान में उतार दिया। JUI फे के जाहिर शाह एडवोकेट ने भी कागजात हासिल कर लिए हैं। खाली नशिस्त पर पोलिंग 20 दिसंबर को सुबह 9 से शाम 4 बजे तक होगी। के इलेक्ट्रिक ने पहले बिजली की कीमत में सिर्फ 29 पैसे इजाफे की दरख्वास्त की। नेपरा ने समात की तो ₹1.38 फ़ी यूनिट इजाफा मांग लिया। चेयरमैन नेपरा ने दरख्वास्त समात के लिए मंजूर कर ली है। नेपरा हेडक्वार्टर्स इस्लामाबाद में समात के दौरान के इलेक्ट्रिक हुकाम ने बताया है कि 2 रोज़ कबल मालूम हुआ कि अक्टूबर में बिजली की फ़ी यूनिट पैदावार लागत में 29 पैसे नहीं बल्कि ₹1.38 फ़ी यूनिट इजाफा हुआ, इसलिए सार्फिन से इजाफी वसूली की इजाज़त दी जाए। चेयरमैन नेपरा ने के इलेक्ट्रिक की दरख्वास्त समात के लिए मंजूर कर ली है। फैसला चंद रोज़ में जारी किया जाएगा। सुई नादन गैस के बाद सुई सदन ने भी ओगरा को गैस की कीमत में ₹58.42 फी MMBTU इजाफे की दरखास्त दे दी। समात 6 दिसंबर को कराची में होगी। ऑयल एंड गैस रेगुलेटरी अथॉरिटी के मुताबिक सुई सदन ने गैस की औसत कीमत ₹779.88 से बढ़ाकर ₹838.30 फी MMBTU मुकर्रर करने की दरखास्त दी है। इससे पहले 23 नवंबर को सुई नादन ने भी ओगरा को गैस ₹907.75 फी MMBTU महंगी करने की दरखास्त की थी। इस्लामाबाद के तालीमी इदारों को म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के मातहत करने के खिलाफ वफाकी सरकारी तालीमी इदारों के असातिज़ा की एहतजाजी रैली पार्लियामेंट हाउस के सामने मौजूद है। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जॉइंट एक्शन कमेटी ओहदेदारान से मुज़ाकरात के बाद पार्लियामेंट हाउस रवाना हो गए हैं। तफसीलात जान लेते हैं। समग्र नुमाइंदे आदिल तनोली हमारे साथ मौजूद हैं। आदिल, हालात हमारे सामने हैं, ये बताएं कि किसी ब्रेक थ्रू का इम्कान है क्या? अभी देखें, इस्लामाबाद में वफाकी तालीमी इदारों के जो साज़ा हैं, मर्द और ख़वातीन की खासी तादाद जो है वो पार्लियामेंट हाउस के सामने पहुँच चुकी है। आज इनकी जानब से एहतजाज की कॉल दी गई थी। हुकूमत की जानब से जो ऑर्डीनेंस नाफिज किया जा रहा है उसको वापस लेने के लिए तालीमी इदारों के जो साज़ा कराम हैं बड़ी तादाद में प्रेस क्लब से रैली की सूरत में जो है पार्लियामेंट हाउस के सामने पहुँचे हैं। डी चौक पहुँचने पर जब पुलिस की जानब से रोका गया था, लेकिन साज़ा जो हैं वो रुकावटें अबूर करते हुए पार्लियामेंट हाउस के सामने पहुंच चुके हैं और यहाँ पर पड़ाव डाला है। ज़िले इंतजामिया और पुलिस के आला अफसरान जो हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर की जानब से 2 बार मुज़ाकरात जो है वो खुद किए गए हैं साज़ा के साथ, लेकिन वो अपने मुतालबात जो है मनवाने के लिए बज़िद हैं कि पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। बहुत शुक्रिया आदिल, आपसे अपडेट लेते रहेंगे। और अभी आपको बताएं कि इस वक्त शाहिद खाकान अब्बासी न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, आपको बराह रास्त लिए चलते हैं। जहाँ पहुँचे हैं कि आप अगर मजमूई तौर पर इस हुकूमत के 3 साल में इजाफे को देख लें तो हर चीज की कीमत कम से कम 100% बढ़ चुकी है। गरीब आदमी की जरूरियात में 100% से ज्यादा का इजाफा हो चुका है। ये आज मुल्क के हालात हैं, लेकिन इनके बारे में बात करने वाला कोई नहीं है। मैं हैरान हूं कि इस मुल्क का वजीर आजम, इस मुल्क का वजीर खजाना, स्टेट बैंक गवर्नर, जब वो अपनी नाकामी का एतराफ करने के बजाय ये कहें कि दुनिया में महंगाई हो रही है तो पाकिस्तान में महंगाई क्यों ना हो, तो मैं ये कहना चाहता हूं कि ये मंतक
पाकिस्तान के अवाम को काबिल कबूल नहीं है। आपके पड़ोस में एक मुल्क है, वहां महंगाई हमसे आधी से भी कम है। पाकिस्तान में महंगाई उस मुल्क से दुगनी है। इमरान खान ने एक कामयाबी हासिल की है, पाकिस्तान के अवाम की कीमत पर आज दुनिया के 200 ममालिक से ज्यादा में पाकिस्तान तीसरे नंबर पर है। महंगाई में 200 ममालिक दुनिया में हैं, उसमें पाकिस्तान में महंगाई जो है आज तीसरे नंबर पर सबसे ज्यादा है। अर्जेंटीना पहले नंबर पर है, तुर्की दूसरे नंबर पर है और पाकिस्तान तीसरे नंबर पर है। इस हमारे इलाके में कोई मुल्क भी पाकिस्तान के करीब भी नहीं पहुंचता। और जिस तरह इमरान खान जा रहा है, आप ये तवक्को कर सकते हैं कि पाकिस्तान जल्द ही पहले नंबर पर होगा। ये इस हुकूमत की पहली कामयाबी होगी कि पाकिस्तान किसी मामले में तो पहले नंबर पर हुआ कि यहां गरीब को तबाह कर दिया गया, महंगाई को बदतरीन सतह पर ले जाया गया और आज कोई हुकूमती आदमी, कोई वजीर, कोई वज़ीर आज़म, किसी इदारे का सरबराह अवाम के सामने आने को ये तैयार नहीं है, ये बताने को तैयार नहीं है कि मुल्क में महंगाई क्यों हुई है। कल शाम तक इस मुल्क में 18 स्पोक्स पर्सन इस हुकूमत ने रखे हुए थे, शायद उससे भी ज्यादा हो। कल शाम तक 18 थे। हर किस्म का आदमी, हर नौइयत का आदमी जिसको पाकिस्तान के अवाम नहीं जानते, वो इस हुकूमत का स्पोक्स पर्सन है। हुकूमत से पैसे लेते हैं, मकसद सिर्फ ये है कि अपोजिशन को गाली निकालो और झूठ बोलो। लेकिन पाकिस्तान के अवाम के मसाइल झूठ से हल नहीं होंगे। पाकिस्तान के मसाइल इस मुल्क के लिए कोशिश करके, अवाम की तकलीफ को समझकर, मुश्किल फैसले करके आपने हल करने हैं। यहां गाली गलौज से अब काम नहीं चलेगा, इल्जामात लगाने से काम नहीं चलेगा। आज जरूरत इस बात की है कि हुकूमत अवाम के सामने आकर इतराफ करे कि हम नाकाम हो गए। आज सिर्फ एक रास्ता है, लेकिन वो रास्ता है मुल्क में फौरी और शिफाफ इंतखाबात का। कोई और रास्ता नहीं है हालात को दुरुस्त करने का। लेकिन फौरी और शिफाफ इंतखाबात उस मुल्क में होते हैं जहां हुकूमत जो होती है वो अवाम के वोट से आई हो। जो लोग सिलेक्टेड हों, इलेक्शन चोरी करके लाए गए हों, वो अवाम की परवाह नहीं करते, उनकी नजरें कहीं और होती हैं। वरना जो हालात मैंने अभी आपके सामने रखे हैं, आप घी देख लें, एक साल में 58% इजाफा हुआ है घी की कीमत में। गोश्त देख लें, 20% इजाफा हो गया। आटे में 19% इजाफा, चीनी में 20% से ज्यादा इजाफा, मसूर की दाल में 28% इजाफा, चने में 22% इजाफा। ये इजाफे सिर्फ पाकिस्तान में हैं, हिंदुस्तान में क्यों नहीं है? ये अफगानिस्तान में भी क्यों नहीं है? ये बांग्लादेश में नहीं है, ये नेपाल में नहीं है, ये भूटान में नहीं है। इसलिए कि जहां पर मुल्क में हुकूमत अवाम की परवाह ना करे, वहां यही होता है। अब बात हम सुना करते थे, ये इन्हीं वुज़रा की ज़बानी, इसी वज़ीर आज़म की ज़बानी, इसके बशीरों और वजीरों की ज़बानी, कि मुल्क में जो इंपोर्ट है वो बड़ी बढ़ गई थी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के ज़माने में। पिछले महीने पाकिस्तान की तारीख की सबसे ज्यादा दरामद हुई है
$8.1 अरब की। इससे पहले इसी हुकूमत के ज़माने में जून में सबसे ज़्यादा दरामद हुई थी $6.3 अरब की। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के ज़माने में जो सबसे ज़्यादा दरामद हुई वो $5.1 अरब थी। लेकिन फ़र्क ये था कि उस दरामद से मुल्क के अंदर तरक्की दी गई, उस दरामद से मुल्क में डेवलपमेंट की गई, बिजली के मसाइल हल किए गए, गैस के मसाइल हल किए गए, मुल्क के अंदर सीपैक आया, मुल्क में तरक्की का एक दौर आया। आज जो दरामद है वो सिर्फ और सिर्फ हुकूमत की नालायकी, उसकी अवाम दुश्मनी की वजह से है। जब आप फैसले ना करें, जब आपके काबीना के फैसले करप्शन पर मबनी हो। आज चेयरमैन नैब तो खामोश है, उसकी आंखें, मुंह और कान बंद हैं, लेकिन एक दिन आएगा कि ये सब कुछ खुलेगा, ये कान भी खुलेंगे, ये आंखें भी खुलेंगी और पाकिस्तान के अवाम देखेंगे कि इमरान खान की टेबल पर बैठे हुए प्राइम मिनिस्टर समेत उसके करप्ट वज़रा ने जो फैसले किए, आज उसकी कीमत पाकिस्तान के अवाम अदा कर रहे हैं। ये बदनसीबी है मुल्क की कि ऐसे हुक्मरान हैं जिन्हें कोई परवाह नहीं है, जहां पार्लियामान बंद है। आज जब अवाम को तकलीफ है तो पार्लियामान का इजलास नहीं बुलाया जा सकता। वहां पर अगर वज़ीर आज़म बात नहीं कर सकता कि मैं शर्मिंदा हूं, मेरी गलतियों से आज अवाम तकलीफ में है, वहां के स्पीकर को नजर नहीं आता कि मुल्क के मसाइल की बात भी पार्लियामान में होती है। क्या किसी को परवाह है कि इस मुल्क के लोग किस मुश्किल में हैं, हमारा मुल्क किस मुश्किल में है? आज बात की जाती है तो ये नेशनल सिक्योरिटी की ब्रीफिंग आपको देंगे। कौन देगा जिस आदमी का 2 साल पहले पाकिस्तान से कोई ताल्लुक नहीं था? मुल्क में महंगाई से बड़ी नेशनल सिक्योरिटी कौन सी है? जब अवाम तकलीफ में होंगे, अवाम मुश्किल में होंगे, महंगाई पाकिस्तान की तारीख की बदतरीन सतह पर होगी, जब हुकूमत दिफाई खराजात भी कर्जे लेकर बर्दाश्त करेगी, जब हुकूमत अपनी तनख्वाह भी कर्जे लेकर बर्दाश्त करेगी, तो फिर इसके अलावा कौन सी नेशनल सिक्योरिटी होती है? क्या हमारी नेशनल सिक्योरिटी सिर्फ ये है कि अफगानिस्तान में क्या हुआ, ये हमारी नेशनल सिक्योरिटी है? क्या किसी को परवाह है कि ये 23 करोड़ अवाम की हालत क्या है? ये नेशनल सिक्योरिटी नहीं है। आज मुल्क में एतमाद की हालत आप खुद देख लें, और ये उस करप्शन और नालायकी की एक नमूना है कि हुकूमत जब कर्जा हासिल करती है। नून लीग के रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, जिसका कुछ हिस्सा आपने मुलाहिजा किया। कराची में भी प्रॉपर्टी के नजरसानी शुदा सरकारी रेट्स का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। A1 कैटेगरी के रिहायशी प्लॉट की कीमत में 31,000 रुपए मुरब्बा गज का इजाफा कर दिया गया है। सिंगल स्टोरी से बड़ी इमारत के रेट में फी मंजिल 25% इजाफा किया गया है। मजीद जानते हैं शकील अहमद से। जी शकील अहमद, अपडेट कीजिए। देखिए, एफबीआर ने 40 जो मुल्क के बड़े शहर हैं उनके प्रॉपर्टी रेट्स रिवाइज किए हैं। उसमें 19 नए शहर भी शामिल हैं और कराची में प्रॉपर्टी की 11 मुख्तलिफ कैटेगरीज हैं। A1 कैटेगरी में जो रिहायशी ओपन प्लाट है उसकी कीमत 42,000 से बढ़ाकर 73,125 रुपये फी मुरब्बा गज की गई है। रिहायशी बिल्डर प्रॉपर्टी जो है उसकी कीमत 48,000 से बढ़ाकर 81,000 की गई है, यानी 43,000 रुपये इजाफा किया गया है। इसी तरह कमर्शियल ओपन, कमर्शियल बिल्डअप और फ्लैट्स और अपार्टमेंट जो है उनकी रेट्स जो है वो भी नजरसानी की गई है। जो 1 कैटेगरी है उसमें भी 30,000 से बढ़ाकर 45,000 की गई है और अगर सिंगल स्टोरी है तो उससे ऊपर बड़ी कोई मंजिल तामीर करनी है तो उस पर 25% इजाफा किया गया है रेट्स के अंदर। तो इसका बाकायदा अपडेट करने के लिए शुक्रिया। कराची की हजरी मार्केट पार्किंग के ठेके में 72 लाख रुपए की गड़बड़ के मामले पर KMC का हंगामी इजलास तलब कर लिया गया है। इस बारे में मजीद जानेंगे। समग्र नुमाइंदे मोहम्मद अली हफीज हमारे साथ मौजूद हैं।
मोहम्मद अली हफीज़, मुर्तज़ा वहाब ने 10 रोज़ पहले 7 दिन में तहकीकात कराने का ऐलान किया था, उस ऐलान का क्या हुआ? बिल्कुल, ऐलान जो है सिर्फ ऐलान नज़र आ रहा है। अगर हम बात कर लें केएमसी बिल्डिंग के अंदर इस वक्त भी तहकीकाती कमेटी का इजलास है। इजलास में जो मेम्बरान को तलब किया गया था, तमाम मेम्बरान अभी तक इजलास में जो है मौजूद नहीं है। एक मेंबर जो थे अली हसन साजिद, उनसे हमने कोशिश की कि तहकीकाती कमेटी इजलास में आज का एजेंडा क्या है, क्या क्या बात हो रही है, लेकिन उन्होंने बात करने से जो है वो इनकार कर दिया है। समा ने जो सवालात किए थे उसका जवाब देने से इनकार कर दिया है। ये एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा सिद्दीकी के लिए एक बड़ा चैलेंज है कि करप्शन हो रही थी केएमसी में। समा ने बदनवानी और हेयर पेट से मुतालिक जो है शवाहिद के साथ रिपोर्ट किया है। अब देखना ये है कि तहकीकाती कमेटी जो है जो मुलविस अनासिर हैं उनको जो है मंजराम पे लेके आएगी, उनके सजा तजवीज़ करेगी या नहीं। अब देखना यही सवाल ये है। ज़राए बता रहे हैं कि जो बदनवान अनासिर हैं वो असर इस्तेमाल कर रहे हैं तहकीकाती कमेटी तहकीकात होने के लिए। बहुत शुक्रिया आपका।